हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे थे अगस्त से लेकर के फरवरी महीने के बीच का। तो आज की जो घटनाएं हैं वो हैं दिसंबर 2020 से संबंधित। तो आज के हमारे वीडियो में कुछ टॉपिक रहेंगे, जैसे कि पहला टॉपिक रहेगा लक्षद्वीप, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। और लक्षद्वीप भारत का ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जहाँ पर पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती की जाती है। और इसके बाद अगला टॉपिक जो रहेगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी, वो जो कि पहले कौन से नंबर पर थी और अभी कोरोना के प्रभाव की वजह से खसक के कौन से नंबर पर आ गई है, ऊपर बढ़ी है, नीचे हुई है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ब्रेग्जिट जो हुआ था इंग्लैंड में, तो ब्रेग्जिट के बाद यूरोपियन यूनियन से, ईयू से इंग्लैंड के क्या समझौते हुए हैं, पहली बार उनके समझौते हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को भी कवर करेंगे आगे आने वाले टॉपिक में। और लास्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा एफडीआई से रिलेटेड। एफडीआई क्या है, एफडीआई भारत में कौन से देश से हो रही है, कितनी हो रही है, कौन कौन से नंबर पर कितना दे रहा है, या कहाँ से हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, वो सब हम बातें करेंगे दिसंबर 2020 में जो आया था हमारी करेंट्स में। और इन सब के बाद पाँचवें नंबर पर, यानी कि जो लास्ट है, वो हमारा रहेगा एक क्विज। क्विज में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो कि ऊपर वाले जो ये टॉपिक हैं जिनमें मैं आपको समझाऊंगा, इन टॉपिक्स में आपने क्या क्या सीखा है, इन सबको कवर करेंगे। कहने का मतलब है आपका एक तरीके से रिवीजन करेंगे। तो आप लोग इन सभी टॉपिक को अच्छे से देखिए, उसके बाद क्विज में आंसर दीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला टॉपिक जो मैंने आपको बताया था क्या था, लक्षद्वीप के बारे में। तो दोस्तों, लक्षद्वीप जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। और केंद्र शासित प्रदेश के अलावा जो लक्षद्वीप है वो भारत के अरेबियन सी में रहता है। कहने का मतलब है अरब सागर में, अरेबियन सी में रहता है, क्या मीन्स अरेबियन सी में स्थित है। ये भारत के पश्चिमी भाग में है और पूर्वी भाग में है बंगाल की खाड़ी, वहां पर है अंडमान और निकोबार द्वीप। तो जो केंद्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप है वो अब पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती वाला एक क्षेत्र बन चुका है, जो कि दिसंबर 2020 में इसे घोषित किया गया। अगर क्वेश्चन आता है कि लक्षद्वीप को पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती वाला क्षेत्र कब घोषित किया गया था, तो दिसंबर 2020 में इसे पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती वाला क्षेत्र घोषित किया गया। अभी क्या होता है कि यहाँ पर, यानी कि इस क्षेत्र में, इस स्टेट में जो भी खेती के काम होते हैं वो सिंथेटिक उर्वरक और जो कीटनाशक हैं उनके इस्तेमाल के बिना ही संपन्न किए जाते हैं। अभी अगर बात आती है कि लक्षद्वीप से पहले क्या कोई दूसरा राज्य भी इस तरीके से घोषित किया गया है, पूर्णतः जैविक खेती वाला राज्य, तो दोस्तों जनवरी 2016 में एक राज्य है जो कि घोषित किया गया था पूर्णतः जैविक वाला, और वो राज्य है भारत का सिक्किम राज्य। लेकिन सिक्किम और लक्षद्वीप में यही अंतर है, सिक्किम एक पूर्ण राज्य है और लक्षद्वीप है वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपको क्वेश्चन अगर आता है तो ये जनवरी 2016 में घोषित हुआ था। लक्षद्वीप की जो खेती है वहाँ पर मेन रूप से क्या होता है, सबसे ज़्यादा नारियल होता है। और नारियल के वहाँ पर टोटल 8 लाख वृक्ष हैं अभी फिलहाल, जिनमें से 11 करोड़ से अधिक नारियल हर साल प्राप्त होते हैं। उसके अलावा अन्य जो उपज होती हैं, जैसे कि वहाँ पर फसलें हैं कुछ, जैसे कि फल है, सब्जी है, ये सभी भी वहाँ पर उपजती हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में। तो ब्रिटेन में एक थिंक टैंक है, द सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CEBR। इसकी फुल फॉर्म क्या है, द सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। ये कहाँ पर है, ब्रिटेन में है। तो इस सेंटर ने एक रिसर्च में ये बोला कि 2019 में, जैसा कि आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा या फिर करंट में देखा होगा, जो इंडिया है, इंडिया की इकोनॉमी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई थी। और इसने किसको पीछे छोड़ा था, ब्रिटेन को पीछे छोड़ गया, यानी कि ब्रिटेन को 6वें नंबर पर कर दिया था और इंडिया 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। लेकिन कोरोना महामारी का दौर आया और उससे इतने ज़्यादा प्रभाव पड़े, क्योंकि भारत भी कोरोना से प्रभावित होने वाले देशों में, मुख्य देशों में रहा था। तो 2020 में भारत की जो इकोनॉमी है वो फिर से ब्रिटेन से पीछे हो गई है। तो जो 26 दिसंबर 2020 को इस सेंटर की जो वार्षिक रिपोर्ट आई है उसमें इसने बोला है कि भारत की जो इकोनॉमी है कोरोना की वजह से इफेक्टेड होने की वजह से
फिर से 6वें नंबर पर आ गई है और 2024 तक ये ब्रिटेन से पीछे ही रहेगी, इन्होंने जो अनुमान लगाया है। अभी इनका कहना है कि 2025 में फिर से ये 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी ब्रिटेन को पछाड़ कर। और उसके अलावा 2030 में अगर ब्रिटेन को जब ये पछाड़ देगी तो 5वीं बन जाएगी। और उसके अलावा 2027 में ये जर्मनी को और 2030 में जापान को पीछे छोड़ करके तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। कब कब किसको पछाड़ेगी? 2027 में इनका कहना है कि अनुमान है कि जर्मनी को पछाड़ देगी और 2030 में जापान की जो इकोनॉमी है उसको पछाड़ करके भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। 2021 और 2022 में भारत में जो जीडीपी है उसमें भी जो वृद्धि है वो 9% और 7% ही रहने का अनुमान लगाया था इन्होंने। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये और कहा गया है कि जो कोरोना महामारी है उसका इफेक्ट अमेरिका पर भी बहुत ज़्यादा पड़ा है और अमेरिका पर इसका प्रभाव पड़ने की वजह से, चूंकि अमेरिका अभी विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसके बाद चीन का नाम आता है, तो चीन जो है जो 2028 में उसे पीछे छोड़ देगा और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, ऐसा इनका कहना है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो CEBR है इसकी फुल फॉर्म क्या है? द सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। CEBR जो कि ब्रिटेन के एक थिंक टैंक है, इन्होंने जो रिपोर्ट जारी की है दिसंबर 2020 में, उसके अनुसार इन्होंने बताया है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है 5th नंबर पर थी, वो अब ब्रिटेन से पीछे हो गई है, 6वें नंबर पर आ गई है। तो क्वेश्चन अगर अभी आता है कि भारत की इकोनॉमी विश्व में कौन से नंबर पर है, तो वो है 6वें नंबर पर। इस चीज़ को आगे रखिए, याद रखिए। और उसके अलावा बाकी मैंने आपको बताया है। उसके बाद का जो टॉपिक है उस पर हम चलेंगे, वो है ब्रेग्जिट वाला टॉपिक। ब्रेग्जिट आपने सुना होगा, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, वहाँ पे एक यूरोपीय संघ है। इस संघ में क्या है कि यूरोप के बहुत बड़े बड़े देश एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन इस यूरोपियन जो यूनियन है इससे एग्जिट हो गया था। इसे बोलते हैं ब्रेग्जिट। वहाँ पर जनमत संग्रह हुआ था और वहाँ पर लोगों ने यूरोपियन यूनियन से अलग होने को इच्छा जताई थी। उसके बाद ब्रिटेन एग्जिट हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया तो उसके बाद ब्रिटेन और यूरोप के बीच में जितना भी व्यापार है वो सब अधर में था, यानी कि उसके लिए क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि बीच में आ गया था कोरोना का समय। तो उसके बाद लगभग 9 महीने तक वार्ता चली है, बातें हुई हैं। उसके बाद भविष्य में जो व्यापार को कंट्रोल करने के लिए एक नए व्यापार समझौता हुआ है, उस पर दोनों पक्षों ने सहमति जताई है और ये सहमति दिसंबर 2020 में जाकर के कंप्लीट हो पाई है। अब क्या होगा इससे दोनों देश, दोनों ही पक्ष हैं, यानी कि एक तरफ है यूरोपियन यूनियन और एक तरफ है ब्रिटेन, और इनके बीच में जो व्यापार और यात्रा संबंधी जो भी नियम हैं उनमें अब नए बदलाव आए हैं और उन नियमों के अनुसार इनके बीच में ये सब चीज़ें संचालित होंगी। तो 1 जनवरी 2021 से नए समझौता को लागू किया जाएगा और ये जो समझौता है वो 1246 पृष्ठों का है, यानी कि जो एक पूरा फाइल बनी थी वो 1246 पेज की बनी थी। एक तरीके से देखा जाए तो विश्व का एक सबसे बड़ा द्विपक्षीय समझौता है ये। और इस समझौते को ब्रिटेन की जो संसद है उन्होंने 30 दिसंबर 2020 को अनुमोदित किया है। विश्व का ये अब तक का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापार समझौता है। इसके चलते ब्रिटेन और यूरोपीय संघ अब एक दूसरे के साथ शुल्क मुक्त और कोटा मुक्त जो व्यापार है वो कर पाएंगे। और व्यापार करने के लिए रेल, सड़क और वायु यातायात, इन सबको बहुत ही आसान बनाया गया है आपस में कि कहीं से भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो ब्रिटेन का जो समुद्र था वहाँ से जो मछली पकड़ने के लिए अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये यूनियन से अलग हो गया था, तो 2026 तक बोला है कि जो अभी फिलहाल प्रेजेंट में जो व्यवस्था है वही बनी रहेगी। और उसके अलावा ये जो सहयोग जो हुआ है, समझौता हुआ है, वो नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, इन क्षेत्रों में सहयोग और सेवाओं के जो व्यापार है उन सब के संबंध में इसमें नए नए नियम डाले गए हैं। और इस समझौते को उचित और संतुलित बनाने के लिए यूरोपियन जो आयोग है उसकी अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन। उन्होंने कहा है कि ये जो सहयोग है, जो समझौता है, इससे क्या होगा, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ है वो एक दूसरे के पार्टनर बने रहेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनका नाम है बोरिस जॉनसन, उन्होंने भी बोला है कि ये जो समझौता है वो देश में रोजगार की रक्षा करेगा। तो रोजगार, यहाँ पर इस चीज़ को याद रखिए, रोजगार से आपको क्या याद रहेगा
रोजगार से आपको याद रहेगा ब्रेक्जिट, क्योंकि ब्रेक्जिट से ब्रिटेन का एग्जिट होना यूरोपियन यूनियन सबसे बड़ा रीजन था रोजगार। यूरोपियन यूनियन जो है उसमें जितने भी देश थे उनकी काफ़ी सारी ऐसी शर्तें थी कि एक दूसरे के यहाँ पर आसानी से जॉब कर लेना ये सब, जिससे कि ब्रिटेन के लोगों को लगा कि शायद यहाँ पर रोजगार कम हो रहे हैं, इस वजह से उन्होंने ब्रेक्जिट होने का डिसीजन लिया था। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको एक तो ये याद रखना है कि ब्रेक्जिट कब हुआ था। ब्रेक्जिट हुआ था 31 जनवरी 2020 को। 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया था। उसके बाद दिसंबर 2020 में काफ़ी दिनों के बाद एक समझौता हुआ है, जिससे कि अब ये देश यानी कि एक दोनों पक्ष आपस में कैसे व्यापार करेंगे, क्या करना है, इन सब पर इनकी सहमति हो गई है। अभी जैसा कि हम बात कर रहे थे एफडीआई की। एफडीआई क्या होता है दोस्तों? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशों से भारत में इन्वेस्टमेंट, और जैसे हिंदी में बोलते हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। हिंदी में आप इसको लिख लीजिए जिससे कि आपको याद रहेगा। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो भारत में जो एफडीआई है उसका सबसे बड़ा स्रोत, यानी कि जहाँ से सबसे ज़्यादा एफडीआई पैसा आता है, तो वो है सिंगापुर, जो कि पिछले कुछ समय से सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है जहाँ से इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसा आता है। पैसा कैसे आता है? स्पेशली ये इन्वेस्ट करते हैं, उसके अलावा वहाँ पर जो इंडियंस रहते हैं वो लोग भी भेजते हैं। उसके बाद यानी कि नंबर 1 पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नंबर 1 पर जो सबसे ज़्यादा जो एफडीआई आती है भारत में वो आती है सिंगापुर से। कितना आता है? अगर एक वर्ष की बात करें 8.301 अरब डॉलर। उसके बाद नंबर 2 पर जो था मॉरिशस का नाम रहा है काफ़ी दिनों से, लेकिन अभी मॉरिशस का स्थान अब कम हो गया है, थोड़ा सा बदलाव हुआ है इसमें, जो कि 2020 और 2021 की रिपोर्ट में सामने आया है कि एफडीआई में दूसरा जो प्रमुख स्रोत है उसमें मॉरिशस का स्थान अब ले लिया है अमेरिका ने। जिस तरीके से हमारा पिछले कुछ सालों से अमेरिका के साथ संबंधों में बढ़ोतरी हुई है, अमेरिका से इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, तो अब अमेरिका ने ले लिया है दूसरा नंबर का स्थान, और अमेरिका से होती है पर ईयर 7.123 अरब डॉलर की एफडीआई। उसके बाद अमेरिका के साथ में भारत के जो भी आर्थिक संबंध बढ़े हैं ये इसी का परिणाम भी है। उसके अलावा जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है वहाँ पर एक विभाग है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, जिसे बोलते हैं DPIIT, यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो वही लोग हैं जो ये आंकड़े देते हैं कि किसका एफडीआई कितना है। तो इस बार जो आंकड़े दिए गए हैं वो 6 महीने के हैं, अप्रैल से लेकर के सितंबर 2020। तो ये जो अप्रैल से लेकर के सितंबर 2020 में भारत में जो भी एफडीआई का जो आया है टोटल, वो 30.004 अरब डॉलर आया है। तो उसमें सबसे नंबर 1 पर है कौन? सिंगापुर। नंबर 2 पर आया है जिसमें अमेरिका। उसके अलावा नंबर 3 पर है कैमेन द्वीप समूह, जिनका 2.103 अरब डॉलर की एफडीआई है। उसके बाद नंबर 4 पर गया है मॉरिशस। मॉरिशस के बाद है नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स के बाद है ब्रिटेन, फिर फ्रांस, फिर जापान, जर्मनी और साइप्रस। तो ये जो 6 महीने की जो मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी, यानी कि 6 महीने में जिन देशों से एफडीआई आया है, तो फिलहाल स्टार्टिंग में आप 1 2 3 4 कम से कम याद रखिए। नंबर 3 पर जो है वो है कैमेन द्वीप समूह, और नंबर 4 पर है मॉरिशस। ये 4 कंट्री हैं टॉप 4 में। मॉरिशस के बाद नीदरलैंड्स, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी और साइप्रस। उसके अलावा इस विभाग ने जो इन 6 महीनों की रिपोर्ट ये भी बताई है कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा एफडीआई मिला है, यानी कि इन्होंने सबसे ज़्यादा आकर्षित किया है एफडीआई को। तो पहले 3 राज्य हैं, उनमें है गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ये नंबर टॉप 3 में रहे हैं। गुजरात में सबसे ज़्यादा, उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद महाराष्ट्र में एफडीआई सबसे ज़्यादा आई है। तो ये तो हो गई एफडीआई की बात। अभी आपको एफडीआई की फुल फॉर्म मालूम चल गई क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
इसके अलावा आगे मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा। उन क्वेश्चंस में आपको बताना है कि आखिर में क्या क्या आपने इन सभी क्वेश्चंस में पढ़ा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का पहला पूरा ऑर्गेनिक खेती वाला राज्य कौन सा है? लक्षद्वीप, सिक्किम, मणिपुर और केरल। तो आपको अभी अभी मैंने बताया था, अब आपको याद होना चाहिए। पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती वाला राज्य अगर कोई है तो वो है सिक्किम। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। लक्षद्वीप जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है पूरी तरीके से। ठीक है, ये आपको याद हो गया। अभी अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत का विश्व में अर्थव्यवस्था में कौन सा स्थान है? अभी मैंने आपको बताया था दूसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। अगर हम बात करेंगे 2019 की तो इंडिया का था 5th, पांचवा स्थान। ठीक है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं अभी रिसेंटली 2020 की जो रिपोर्ट आई है तो उसके अनुसार भारत का इकोनॉमी में फिर से 6वां स्थान हो गया है। ब्रिटेन जो कि हमसे नीचे था वो फिर से ऊपर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ब्रेग्जिट कब हुआ था? 31 जनवरी 2020, 30 जनवरी 2020, 29 जनवरी या 28 जनवरी? तो ब्रेग्जिट का एक चीज तो आपको कंफर्म होनी चाहिए कि अगर जनवरी 2020 दिया है तो ये जनवरी 2020 में हुआ होगा। ब्रेग्जिट है क्या, वो भी मैंने आपको बताया था, जो कि यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन एग्जिट हुआ था। अभी यहाँ पर डेट का आपको कंफर्म करना है तो पहला नंबर सही है, 31 जनवरी 2020 को हुआ था ब्रेग्जिट। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि एफडीआई की फुल फॉर्म क्या है? फंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट या फार्म फ्रेम डायरेक्ट इंटरेस्ट। इन चारों में से आप बताइए कि एफडीआई की फुल फॉर्म क्या है। एफडीआई मतलब विदेशों से जो लोग जैसे भी करके भारत में फंड का आना, पैसे का आना। तो ये हो गया इसका ऑप्शन नंबर 2 सही। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाता है एफडीआई का फुल फॉर्म। तो टोटल ये 4 क्वेश्चन थे। अब आप लोगों को रिवीजन भी हो गया हो जो भी आपने पढ़ा। आपको दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप मेरे वीडियोज को देख सकते हैं। उसके अलावा CTET से लेकर के सुपर टेट जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं टीचर के, उनके कौन से बुक्स आपके लिए अच्छे रहेंगे वो मैंने सभी वीडियोज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आप वहाँ पर लिंक पे जाकर के उन बुक्स को परचेज भी कर सकते हैं कम से कम प्राइस में, और अच्छी से अच्छी बुक्स को मैंने आपके लिए रेफर किया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखिए। धन्यवाद दोस्तों।